एनसीईआरटी रीडर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम साइंस में चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में चैप्टर 2 पढ़े थे, भोजन का घटक। भोजन के बारे में अधिकतर चीज़ें जितने भी होती है, विटामिन्स क्या क्या जरूरी है हमारे शरीर के लिए, ये सब की जानकारी हम ले चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं वस्त्र के बारे में, क्लोथ्स। भोजन के बाद जरूरी हिस्सा है वस्त्र। तो वस्त्र का निर्माण कैसे होता है, कैसे बनता है, ये सब की जानकारी हम आपके चैप्टर 3 में, जिसका नाम क्या है, तंतु से वस्त्र तक। तंतु से वस्त्र तक, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। तो शुरुआत में क्या दिया गया है, पहेली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। दो स्टूडेंट का नाम यहाँ पे दिया गया है। पहला का नाम है पहेली और दूसरा का नाम है बूझो। ये दोनों क्या करते हैं, अपने स्कूल में आयोजित परीक्षा में विज्ञान के प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में जो भाग लिए, इसमें इन दोनों को प्रथम पुरस्कार फर्स्ट पे ये जीते, फर्स्ट आए। तो ये दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्हें प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। जब ये प्रतियोगिता में भाग लिए और प्रतियोगिता में ये प्रथम स्थान से जीते, तो दोनों ने क्या निश्चय किया कि उस प्रतियोगिता से प्राप्त पैसे से ये अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदेंगे। तो वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री के विस्तृत, तो वे उत्साहित होकर वस्त्र सामग्री के लिए दुकान पे जाते हैं और विविधता को देखकर उलझन में फंस जाते हैं कि किसी भी दुकान पे विविध मतलब अनेक तरह के वस्त्र हमको देखने के लिए मिलता है। तो दुकानदार क्या करते हैं, जब ये दोनों बच्चे उलझन में थे कि कौन सा वस्त्र लें अपने माता पिता के लिए, तो दुकानदार इन दोनों को समझाने का काम करता है, समझाता है कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती होते हैं तो कुछ संश्लिष्ट कृत्रिम। कुछ जो कपड़े हैं वो सूती से प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं और कुछ क्या है, कृत्रिम मानव निर्मित धागों से कुछ वस्त्र जो है वो बने हुए हैं। उनके पास क्या क्या था वस्त्रों में, ऊनी का मफलर, शाल भी था ऊनी का। दुकान में बहुत सी रेशम साड़ियाँ भी थी। विभिन्न प्रकार के अनेक प्रकार के वस्त्र दुकान में थे। साड़ियाँ थी, मुफलर, ठंडे गर्मी सभी मौसम के हिसाब से वहाँ पे कपड़े मिल रहे थे। पहेली तथा बूझो दोनों जो है अत्यधिक उत्साहित थे, दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया, जितने भी प्रकार के कपड़े थे उनको छूकर देखा कि कैसे हैं, उनके बारे में जानकारी दुकानदार से प्राप्त की। अतः अंत में उन्हें ऊनी का मफलर और एक सूती साड़ी खरीदी। तो अंत में सभी कपड़ों में से पहेली और बूझो ने क्या खरीदा, ऊनी के मफलर और सिल्क साड़ी। आगे क्या है, कपड़ों की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात फिर वहाँ पे कुछ घूमते टहलते हैं दोनों और अपने आसपास के विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से, और भी वहाँ पे वस्त्र के दुकान थे, कपड़े के दुकान थे, तो और भी वस्त्र को वहाँ पे देखते हैं। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, जो बिस्तर बेड पे बिछाने के लिए होता है, चादर जो होता है, ये देख सकते हैं यहाँ पे चित्र है, कपड़े की दुकान इसी प्रकार से होती है। तो वहाँ पे जो बेडशीट था, और क्या क्या था बेडशीट के साथ साथ, वहाँ पे बेडशीट, कंबल, पर्दे जो दरवाजे खिड़की पे लगती है, मेजपोश जो टेबल पे बिछता है, तौलिए और झाड़न डस्टर आदि अनेक प्रकार के वहाँ पे जो कपड़े की दुकान थे, वहाँ पे अनेक प्रकार के कपड़े उन्होंने तो वहाँ पे देखे, विभिन्न प्रकार के। यहाँ तक कि उनके आसपास बस्ते और बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हुए थे। जो बस्ते थे, बैग और बोरा भी जो था वो किसी वस्त्र के धागे से, रेशम से या कोई वस्त्र से, सूती, रेशम या जूट जो भी कह सकते हैं, या कृत्रिम रूप से बना हुआ था। उन्होंने इन सभी वस्त्रों का पहचान सूती, ऊनी, रेशमी, संश्लिष्ट जो बताए
उसी के हिसाब से उन्होंने पहचाना, जैसा कि दुकानदार दोनों को बताया था वस्त्र के बारे में। तो आगे क्या क्रियाकलाप दिया गया है, अपने पास के दर्जी से क्या करना है, अपने पास के दुकान में जो दर्जी होते हैं उसके पास जाना है और सिलाई में बचे हुए कपड़े, जो सिलाई के बाद बचे हुए कपड़े होते हैं, उनके कतरन को, कपड़े को लेना है और स्पर्श करके अनुभव करना है, बताना है कि ये कौन से प्रकार के वस्त्र हैं, सूती है, कृत्रिम है, रेशम है या कौन सा है। तो ये क्रियाकलाप में आपका दिया गया है, पहचानना है वस्त्र को कि कौन से मटेरियल से वस्त्र जो है वो बना हुआ है। आगे दर्जी की सहायता से उसे पूछकर, या फिर अगर नहीं समझ में आए तो दर्जी से पूछना है उन्हीं कौन कौन सा वस्त्र है, तो आप आसान से पहचान सकते हैं, या घर में ही अपने माता पिता से भी पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि ये रेशम धागा जो भी है, सूती, ऊनी, कृत्रिम, लेबल, किसी प्रकार का जो भी वस्त्र है उसको पहचानना है। ये देखिए यहाँ पे चित्र दिया गया है, इसके हिसाब से इसको देखकर ये जानना है, कोशिश करना है, ये तो सूती है। फिर क्रियाकलाप 2 दिया गया है, एक्टिविटीज 2, सूती कपड़े के वही टुकड़ा चुनिए जिस पे अपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके लिए सिरे पर कोई ढीला धागा या फिर चिन्ह, एक मार्क लगा देना है उस पे जो कपड़ा आप चुने थे। और फिर उस चुने हुए कपड़े को क्या करना है, जो धागा लगा हुआ था, मार्क लगा हुआ था, उसको धागा दिखाई ना दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से, मतलब उसका एक एक धागा क्या करना है, खींच लेना है, बाहर निकालना है और जानने की कोशिश करना है कि इस वस्त्र को किस प्रकार से सिलकर बनाया गया है, वस्त्र का रूप दिया गया है, धागे किससे बनते हैं। और फिर जानने की कोशिश करना है कि ये धागे धागे के रूप में बहुत सारा धागा से ही बनता है वस्त्र। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे चित्र पे दिखाया भी गया है कि एक कपड़ा में कितने धागे हो जाएंगे इसमें, और उस धागे को पहचानना है। क्रियाकलाप 3 है, किसी सूती कपड़े के टुकड़े में कोई धागा बाहर निकालिए, इस धागे के टुकड़ों को मेज पर रखिए, इस धागे के टुकड़े से सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए, धागे के सिरे को इसकी लंबाई अनुदिश इस तरह से देखना है, उसकी मजबूती को भी देखना है, धागे को पतले तंतुओं में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है धागा। ये चित्र 3.4 में दिया गया है। अगला चित्र 3.5 में दिया गया है कि धागा पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है। जो सूती वस्त्र रहेगा, कपड़ा धागा रहेगा, वो सूती वस्त्र का जो धागा रहेगा वो 2 खंड में विभाजित हो जाएगा, आसानी से टूट जाएगा। बाकी जो कृत्रिम रहेगा वो आसानी से नहीं टूटेगा, नायलॉन से जो बना रहेगा वो आसानी से नहीं टूटेगा। और यही क्रियाकलाप को कई बार दोहराना है, उसके अलग अलग कपड़े को चुनना है, उसके धागों को निकालना है और तोड़ के देखना है, महसूस करना है, एक्सपीरियंस करना है कि कपड़े किस तरह से धागों से मिलकर बनते हैं। और इसी धागे को क्या कहते हैं, जो पतले पतले धागे जो कपड़े के अंदर से निकल रहा है, इसी को क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। क्या कहेंगे उसी को, तंतु। वस्त्र धागों से मिलकर ही बनते हैं और आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं, तब ये जानने की कोशिश करना है। मतलब ये तो समझ गए कि बहुत सारे धागों को मिलाकर ही, आपस में जोड़कर ही क्या करते हैं, वस्त्र का निर्माण करते हैं। और इसी को, उसी धागों को क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। और वो जो धागा है उसका निर्माण किस तरह से होता है, तो कुछ तंतु या धागे का निर्माण किससे होता है, सूती, जूट, रेशम, ऊनी के तंतु पेड़ पौधों से होता है, जंतुओं से प्राप्त ऊन, जंतु और ऊन जैसे भेड़ से जो प्राप्त होता है, उसके बाल के छोटे छोटे रेशे को मिलाकर भी क्या बनता है, ऊन बनता है। तो कई तरीके हैं वस्त्र बनाने के, जिसमें से सूती हो गया, जूट हो गया, रेशमी हो गया, रेशम, ऊनी, और कुछ पेड़ पौधों से भी, जैसे कपास हो गया, ये सब सूती वस्त्र जिसे बनता है। जंतुओं से प्राप्त भी होते हैं, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं।
तो प्राकृतिक रूप से हमें जो प्राप्त होते हैं उसे उस तंतु को क्या कहेंगे? प्राकृतिक तंतु कहेंगे। जैसे रुई और जूट, ये किससे प्राप्त होते हैं? पेड़ पौधों से। पटसन के पेड़ से रुई और जूट प्राप्त होता है पटसन के पौधों से। ये उदाहरण थे। ऊन तथा रेशम, ये किससे प्राप्त होते हैं? जंतुओं से। रेशम, रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। और ऊन जो है ये भेड़ से प्राप्त होता है। तो ये जंतु से प्राप्त होने वाले तंतु कौन से हैं? ऊन और रेशम। और क्या था? रुई और जूट, ये पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा ऊन जो है ये खरगोश, याक अथवा ऊँटों के बाल से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट से, कोकून से खींचकर बनाया जाता है। रेशम के कीड़ों से बनाता है रेशम को। चलिए इसके आगे क्या है? और यही विधि से, इसी प्रकार से हजारों वर्ष तक कपड़े का निर्माण किया जा रहा है। और आज भी यही तरीका से वस्त्र का धागे का निर्माण होता है, जिससे वस्त्र बनता है। यही तरीका आज भी चलते आ रहा है कपड़े के निर्माण में। इसके आगे क्या है? कोकून से रेशम बनता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए, हजारों मतलब लंबे समय से इसी प्रक्रिया से, इसी विधि से वस्त्र को बनाने का काम चलते आ रहा है। केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था पहले। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसा रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, उस तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, जो क्या है? संश्लिष्ट है, कृत्रिम है। जो क्या है? कृत्रिम है। तो पीछे लाइन में क्या सीखे कि ऊन और रेशम ये प्राप्त होते हैं जंतु से, और रुई और जूट ये प्राप्त होता है पेड़ पौधे से। ठीक। और कपास, रुई ही हो गया, जैसे सूती वस्त्र बनता है। तो पहले ये विधि जो था ये सिर्फ प्राकृतिक पे निर्भर था, लेकिन आज के समय में आधुनिक युग में क्या हुआ है? ये विधि कृत्रिम रूप से भी अपनाया जा रहा है, जिसमें से पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि तरह के कृत्रिम तंतुओं से वस्त्र का निर्माण किया जाता आ रहा है आज के समय में। तो पहले प्राकृतिक निर्भर थे वस्त्र के लिए, और आज आधुनिक युग में कृत्रिम रूप से भी वस्त्र का निर्माण किया जा रहा है। पॉलिस्टर, नायलॉन ये क्या थे? इसके उदाहरण थे। तो सबसे पहले क्या था? वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले किसको अपनाया गया था? रुई को, कपास से जो प्राप्त होता है। तो देखते क्या था प्रक्रिया। क्या आपने कभी तेल के लैंप के लिए बत्तियां बनाई है? इन बत्तियों में बनाने के लिए आप क्या उपयोग करते हैं? पहले जो दिया या फिर लालटेन जो जलता था, तो उसमें जो बत्ती का प्रयोग होता है, अभी भी पूजा पाठ में जो बत्ती होता है, तो क्या इसके बारे में सोचें? ये भी क्या है? एक प्रकार का तंतु है, रेशा है एक प्रकार का। तो इस बत्तियों में किसका प्रयोग होता है? रुई का। और इसके अलावे गद्दों में, रजाइयों में अथवा तकियों में भी रुई का ही प्रयोग होता है। कुछ रुई को लेना है, इसे खींचकर अलग कर लेना है, छोटे छोटे भाग में इसको बांटना है। इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किया? आपने क्या जांच किया? ये छोटी पतली लड़ियां, तंतु जो छोटे छोटे होते हैं, जिन्हें आप देखते हैं, यह कपास तंतुओं से बनी है। ये छोटे छोटे टुकड़े में जो धागे के रूप में हमको दिखेंगे, बत्ती को जो, अगर बत्ती तो एक जगह समेटा हुआ होता है, उसको अलग करना है। और इसका प्रयोग गद्दों, रजाइयों और तकियों में भी होता है, सीट उट में भी लगा होता है। तो आज फोम लग जाता है कृत्रिम रूप से। तो ये जो छोटे छोटे उसमें धागों के रूप में, रेशे के रूप में जो दिखाई देंगे, यही क्या है? कपास है। रुई में जो छोटा छोटा धागा है, तंतु है, उसी को क्या कहते हैं? कपास कहते हैं। तो इसके आगे रुई कहाँ से आती है, मतलब ये कहाँ से आया, रुई कहाँ से बना, तो ये जानने के लिए कोशिश करना है। तो रुई जो है खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः ये कपास के पौधे से उगाए जाते हैं। तो रुई कहाँ से प्राप्त होता है? तो रुई हमें खेतों से, कपास के
खेती के द्वारा हमें प्राप्त होता है। यह अधिकतर कौन सी मृदा में? काली मृदा में और उष्ण जलवायु में, हल्का गर्म जलवायु में, ये मॉडरेट टेम्परेचर में ये खेती इसकी की जाती है। किसकी? कपास की। आप ऐसे कुछ राज्य का नाम बताना है जहाँ पे कपास की खेती होती है। तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, समुद्र के किनारे जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात और कुछ बंगाल के इलाकों में भी कपास की खेती की जाती है। कपास पेड़ पौधे के फल। कपास गोलक लगभग नींबू के माप के होते हैं। कपास जो जिससे निकलता है नींबू के आकार का एक फल होता है, कपास गोलक जिसे कहते हैं, फल के रूप में ये नींबू के आकार के होते हैं। पूर्णतः परिपक्व होने, जब ये पूरी तरह से पक जाते हैं तो इसका बीज क्या होता है? टूट जाता है। और अब कपास तंतुओं से ढके कपास बीज को देख सकते हैं, ये खुलता है तब। क्या आपने कभी कपास का खेती जहाँ होता है वहाँ पे कपास देख सकते हैं? ये देख सकते हैं चित्र में। इसी प्रकार से कपास की खेती जो किससे प्राप्त होता है? प्राकृतिक है। कपास जिससे सूती वस्त्र बनता है, ये एक प्राकृतिक वस्त्र है। तो देख सकते हैं कपास का गोलक जो है ये नींबू के आकार का होता है, और जब ये खुलता है, पकने पर ये खुलता है, देख सकते हैं इसमें प्रत्यक्ष रूप से इसमें रुई को देखा जा सकता है। इसी रुई से क्या बनता है? दिया की पूजा में पाठ में जो प्रयोग होता है, दिया के लिए रुई, लालटेन, गद्दे, तकिया इत्यादि चीजों के लिए इसका उपयोग होता है। इसका रंग श्वेत होता है और रोएदार, इसका जो रेशा होता है रोएदार, बहुत सारे इसमें क्या होते हैं? रोगों की तरह ये देखा जा सकता है। तो ये था कपास। इसके आगे क्या करते हैं? जो खेती करते हैं किसान, इसी कपास को फिर एक जगह इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं इसके छोटे छोटे बॉल को, और फिर उसको हाथ से चुनते हैं। इसके पश्चात कपास के बीजों को कंकलतः द्वारा पृथक करते हैं, बीज को इससे अलग करते हैं। इस प्रक्रिया को कपास ओढ़ना कहते हैं। उसको बीनते हैं, चुनते हैं, इसको बीज को कपास से अलग करते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ऊँटी जाती थी। पहले जो कपास थी ये हाथों से ऊँटी जाती थी, अब तो आधुनिक युग में मशीन हो चुका है। जो चित्र में आप देख सकते हैं कपास, देखिए किस तरह से उठा जा रहा है, जिसमें बीज और कपास के धागे एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं, पृथक होते हैं। तो ये था कपास, जिससे सूती वस्त्र बनता है। अगला क्या था? ये पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं ये, और ये प्राकृतिक है। अगला क्या है? जूट, जो पटसन के पौधे से प्राप्त होता है उसे जूट कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। ये भी हमें किससे प्राप्त होता है? पादप से, पेड़ पौधे से ये प्राप्त होने वाला रेशा है। तो देखते हैं पटसन तंतु को पटसन पादप, पटसन पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं, ये तने से प्राप्त किया जाता है। जैसे कपास था ना ये फल के रूप में, ये जूट जो है ये उस तरह से नहीं है। जूट जो है ये पटसन के पौधे से जो होता है ना तना, उससे प्राप्त करते हैं। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, और जिसकी खेती कहाँ होती है? जैसे वो कलकत्ता और महाराष्ट्र, गुजरात में था, जहाँ काली मिट्टी होती है कपास के लिए। और जूट के लिए ये वर्षा ऋतु में होती है। और कपास के लिए क्या चाहिए? उष्ण जलवायु। और इसके लिए जूट के लिए वर्षा ऋतु, बरसात का मौसम चाहिए। आइए इसको थोड़ा समझा देते हैं। जूट जो है ये इसी पौधे से, पटसन के पौधे से प्राप्त होता है। इसको क्या करते हैं? इसको अपने वास्तविक आकार पे आने में इसको क्या करते हैं? जड़ से काटते हैं और इसको पानी में छोड़ देते हैं। और जब ये क्या होता है? अपने डंठल से इसका रेशा जब अलग हो जाता है तो इसको सुखाकर इस विधि से हम क्या प्राप्त करते हैं? जूट का रेशा प्राप्त करते हैं। तो यही विधि क्या था? जूट को प्राप्त करने का पटसन के पौधे से।
और यह में जूट के पटसन का जो खेती होता है ये बंगाल, जहाँ पे भारत के उत्तरी क्षेत्र में ये होता है, बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। जब इसमें फूल आता है तो इसको काट लेते हैं और फसल कटाई के पश्चात पादप को क्या करते हैं, तो से कुछ दिनों के लिए इसमें जल को डुबा कर रख देते हैं। और ऐसा करने पे क्या होते हैं, ये इसके छाल जो होते हैं वो उसके तने को छोड़कर गल जाते हैं और इन्हें पटसन तंतुओं के हाथों के द्वारा छाल जो है उसके तनों से अलग, छाल को अलग कर लेते हैं। और वस्त्र बनाने के लिए पहले ही सभी तंतुओं को क्या करते हैं, धागा का रूप में परिवर्तित करना पड़ता है। इसके छाल से ही पटसन के पेड़ के पौधे के छाल से, पेड़ पौधे छोटा पेड़ होता है, पौधे के छाल से ही जूट का निर्माण किया जाता है रेशा का रूप देकर। आजकल को केले उसको भी सुखाकर बहुत तरह की चीज़ों को बनाया जा रहा है। चलिए, तो क्या हो गया, पहला हो गया कपास, दूसरा जूट। दो तरह के, दोनों प्राकृतिक रूप में जो रेशे थे जिससे वस्त्र निर्माण होता है, इसकी विधि और कहाँ ये उपजता है, कैसे ये बनता है, इसको जान चुके हैं। फिर इसको उपजने के उपज तो हो गया, इसके अलावे और क्या काम होता है इसमें। उपजाने के बाद किसान इसको क्या करते हैं, मिल फैक्ट्री को दे देते हैं। फिर वहाँ पे इसको धागा का रूप दिया जाता है। ये तो सिर्फ क्या था, अभी खेती ही था, रेशा का रूप में अभी तैयार किया गया है। फिर इसको फैक्ट्री मिल मालिक को दिया जाता है, जहाँ पे इसको क्या करते हैं, धागा का रूप जैसे होता है ना रील, उसमें इसको बदला जाता है। यहाँ देखिए कपास को, कपास के धागों को देख सकते हैं। इसको कपास को तो हाथ से भी छोटा सा धागा 1 फीट तक बना सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा के लिए मशीन की ज़रूरत पड़ती ही है। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, उसको हाथ से क्या करना है, इसको आपस में रगड़ना है, तो देखते हैं ये धागा का रूप ये ले लेगा। तो इसी तरह से इसको मशीन में डालकर हम क्या करते हैं, रेशे का निर्माण करते हैं, धागे का निर्माण करते हैं। ऐसे ही ऐंठकर रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कटाई किसे कहते हैं, जब यह रेशा जो छोटा छोटा होता है इससे धागे का निर्माण जब करते हैं उसी को कहते हैं कटाई। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। इसमें रुई के ढेर को क्या करते हैं, एक सिरे को निकालते हैं और उसको मशीन में देकर या कोई चीज़ जो होता है उसमें उसको खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे आपस में क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं, नज़दीक आ जाते हैं और धागे का निर्माण होता है। कटाई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता था पहले, जिसे क्या कहते थे, तकली, जो चित्र 3.10 में यहाँ पे दिया गया है, ये वाला, ये जो है क्या है, तकली है। इससे भी रुई से धागा का निर्माण किया जाता था। चरखा हो गया, तकली हो गया, और भी कई तरह के चीज़ें थी। चरखा से भी हाथों के द्वारा, ये हाथ से, इसमें समय लगता था धागा निर्माण करने में, इसीलिए क्या था, स्वतंत्रता के पहले वस्त्रों में क्या थी, उतना वस्त्र का निर्माण नहीं हो पाता था, क्योंकि आधुनिक तरीका नहीं था वस्त्र निर्माण करने का। तकली से या फिर चरखा से रेशे को बनाते थे तो उसमें समय ज़्यादा लगता था। चरखे का उपयोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में भी किया था, इसीलिए चरखा क्या है, लोकप्रिय हो गया। उन्होंने लोगों को हाथ से, खुद से अंग्रेजों का बहिष्कार जब किया गया था असहयोग आंदोलन में, तो उसमें भी कहा गया था कि अंग्रेजों को चीज़ों को, सामान को क्या करना है, बहिष्कार करना है। तो उसी में ये लोकप्रिय हो गया था चरखा, जिसमें लोग क्या करते थे, खुद से रेशे धागे को बुनकर खादी वस्त्र का निर्माण करते थे और ब्रिटेन के मिलों के बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करते थे। जिसमें ये चरखा जो है ये क्या हुआ, उपयोग में आया, लोग इसके लिए प्रोत्साहित हुए और तभी से खादी वस्त्र का प्रचलन भी बढ़ा, विस्तार हुआ खादी वस्त्र का। फिर इसके आगे भारत सरकार ने 1956 में एक, आज़ादी के बाद 1956 में
एक संगठन का निर्माण किया जिसे खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते थे। भारत सरकार ने भी इसका बढ़ावा देने के लिए खाद्य वस्त्र को बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए, सहयोग करने के लिए एक आयोग बनाया जिसका नाम क्या था? खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग। ये क्या कार्य करता था ये आयोग? यह आयोग बृहत पैमाने पर धागों की कताई का कार्य करता था जिससे वस्त्र तेजी से जल्दी बने और आसानी से बने। इसमें मशीनों, इसमें तकली या फिर चरखे का उपयोग नहीं होता था, मशीन का उपयोग होता था इस आयोग के द्वारा, जिससे कताई के लिए पश्चात धागों का उपयोग वस्त्र बनाने के लिए किया जाता था। और फिर इसमें क्या क्या सीख लिए? पेड़ पौधे से जो धागे बनते हैं रेशे के रूप में, कपास, जूट, ये हो गया। फिर इसको धागा का रूप किस प्रकार से देते हैं, और फिर इसके आगे पढ़ना है धागे से वस्त्र को, धागे से वस्त्र को या धागे से वस्त्र को कह सकते हैं। तब जाकर इतना प्रक्रिया होने के बाद एक वस्त्र का निर्माण होता है। तो जब रेशा तैयार हो जाता है तो उसको क्या करते हैं? उस धागे को इकट्ठा करते हैं, एक जगह जमा करते हैं। अलग अलग रंग का होता है, रंग देते हैं। उस ऐसे कपास उजला होता है रंग में, तो उसको जिस तरह का वस्त्र बनाना है उस रंग का, पहले खादी वस्त्र तो उजला ही रंग का होता था, धोती हो गया, खादी वस्त्र हो गया। तो तागे से वस्त्र बनाने के लिए कई विधियां थी, इनमें दो प्रमुख थी, बुनाई और बंधाई। एक बुनना, जैसे ऊन से स्वेटर बुनते हैं ना, ये पहला विधि था, और दूसरा विधि क्या था? बंधाई। तो दोनों विधि क्या क्या है देखते हैं। बुनाई विधि क्या था? जैसे ऊन से भी बुनते हैं ना स्वेटर, मफलर, अलग अलग चीज को, उसी तरह से बुनाई से वस्त्र बनता था। क्रियाकलाप दो में यह ध्यान दिया होगा कि तागों से बहुत सारे तागों को मिलाकर, मतलब एक ही रंग के तागों को मिलाकर, धागों को मिलाकर एक साथ व्यवस्थित करके क्या बनाते थे? वस्त्र का निर्माण करते थे। जिसे धागों को सेट कर दिया गया और फिर उसको एक जगह बुन कर क्या करते थे? वस्त्र का निर्माण करते थे, वस्त्र का रूप देते थे। इसी धागों से मिलाकर तागों से दो सेट में आपस में व्यवस्थित करते थे। वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई, जिसे वीविंग वीविंग कहते हैं इंग्लिश में। आइए कागज की कुछ पट्टियों से बुनाई का प्रयास करते हैं। कोशिश करना है कागज पे, सीखते भी हैं सिलाई, जो सीखते हैं वो कागज पेपर पे ही सीखते हैं। भिन्न रंग की दो कागज की शीट लेना है क्रिया एक्टिविटीज में। 30 सेंटीमीटर लंबाई, 30 सेंटीमीटर बराबर चौड़ाई में वर्ग में लेना है। और इस वर्गाकार शीट को क्या करना है? दोनों शीट को आधा मोड़ना है बीच से। इस शीट को एक कागज लेना है, दोनों को आपस में मोड़ना है। यहाँ पे दिया गया है, देखिए, समझ सकते हैं। इसमें दो वर्गाकार कागज को लेना है, इसको आपस में बीच से बराबर से आप बीच में मोड़ देना है। चित्र ए और बी में देख सकते हैं। मोड़ने के बाद क्या करना है? इसमें जो नमूना दिया गया है देख सकते हैं, बुनाई के द्वारा इसमें वस्त्र बनाया जा रहा है। और ये देख सकते हैं, जी बताए थे, ऊन को बुनकर वस्त्र का रूप देते हैं। ये कागज पे आपको बताया गया था, ये देख सकते हैं यहाँ पे। इसी ढंग से धागों के दो सेट को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। धागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचालित थे, हाथ से चलने वाले, या फिर विद्युत प्रचालित थे। पहले क्या करते हैं? खेत से कपास या जूट को लाते हैं, उसको चरखों पे या फिर तकली पे धागे का रूप देते हैं, और फिर उसको या फिर चरखा पे, फिर उसको वस्त्र बनाने के लिए धागे को सेट करते हैं एक जगह पे करघों पे, और उस करघों पे हाथ के द्वारा या फिर मशीन के द्वारा क्या करते हैं? उसको वस्त्र का रूप देते हैं।
बाकी यहाँ उसके बाद बंद कर दी, काला कर दल की बंद हो गलो।